भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं, हिंदू सोच ऐसी है नहीं। पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूतिया करने का। अंधभक्तों, वक्त के चलते वीडियो छोड़कर चले जाओ क्योंकि सुन नहीं पाओगे। बाकियों से गुजारिश है अपनी सीट की पेटी बांध लें। यूं तो बीजेपी के लिए कहने को, उसे पॉइंट आउट करने को सैकड़ों चीजें हैं मेरे पास। लेकिन एक देश के खुशहाल और उसकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कुछ पैरामीटर से किया जाता है, और उन्हीं 7 पैरामीटर्स में से सबसे पहला पैरामीटर हम लेकर चलते हैं हेल्थ केयर। बात करते हैं आयुष्मान भारत की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो लॉन्च की जाती है 2019 के लोकसभा इलेक्शन से जस्ट 7 महीने पहले सितंबर 2018 में। सबको सस्ता और एक्सेसिबल हेल्थ केयर देना ताकि कोई भी हॉस्पिटल का बिल देखकर गरीबी की तरफ ना धकेला जाए। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज एक परिवार को पूरे 1 साल के लिए, जिसमें इंक्लूडेड थी मेजर सर्जरीज, कैंसर, हार्ट डिजीजेस। लगा था हेल्थ से रिलेटेड तो अब कोई बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी आसान होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री की ये जन आरोग्य योजना की कहानी। लेकिन सीएजी की सितंबर 2018 से मार्च 2021 की पहली ऑडिट आती है जिसकी सच्चाई और उसमें दिए गए आंकड़े दहला देते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की डाटा में 24.42 करोड़ बेनिफिशियरी रजिस्टर हुए और उनके लिए कुल 67,500 करोड़ खर्च तक किए गए। लेकिन ऑडिट ने जब 964 हॉस्पिटल्स, जिसमें 161 डिस्ट्रिक्ट और सभी स्टेट्स लेकिन दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को छोड़कर चेक किए तो पता लगा 2.25 लाख केसेस ऐसे थे जिनके अंदर सर्जरी डेट डिस्चार्ज के बाद दिखाई गई, जिसमें से 1,80,000 केसेस तो सिर्फ महाराष्ट्र के थे, जिस पर 300 करोड़ से भी ज्यादा का क्लेम उठा लिया था वहां के अस्पतालों ने। जहां कई सारी पेमेंट स्कीम शुरू होने से पहले ही ट्रांसफर कर दी गई थी, जिनमें से कुछ क्लेम्स तो बिना प्रॉपर वैलिडेशन के पे हुए। शाम को मैंने कहा सर आयुष्मान कार्ड हमारे लगवा दीजिए क्योंकि इतना पैसा इस समय नहीं है, तो उसमें बहुत रुपया मेरा बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया उसमें, समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसमें आयुष्मान नहीं लग पाएगा। अब आज मेरे बेटे में इलाज चल रहा है, आज सुबह सप्ताह के लगभग 35,000 रुपए खर्चा हो चुका है। अब मैं कहाँ से कर्जा इधर से लाके उधर लाके सब पूरा करके उसको बचा रहा। 45,850 क्लेम्स में डिस्चार्ज डेट एडमिशन डेट से पहले की थी। एक पेशेंट को एक ही टाइम पर मल्टीपल हॉस्पिटल्स में दिखाया गया और क्लेम उठाया गया। 11 लाख से भी ज्यादा सस्पिशियस बेनिफिशियरी के अलर्ट्स तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने दिए थे, जिनमें से स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने सिर्फ 7 लाख इन्वेस्टिगेशन की। लाखों झूठे क्लेम्स और रद्द हुए कार्ड्स के बावजूद भी पेमेंट की गई हॉस्पिटल्स को। और कुछ स्टेट जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए थे, जहां पर बीजेपी की खुद की गवर्नमेंट थी। ये पूरी स्कीम एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, एक बहुत बड़ी स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट हो रही थी पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि चुनाव से पहले रूलिंग पार्टी को सिर्फ हवा बनानी थी। क्योंकि जब बात एग्जीक्यूशन की थी ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो इन्हें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये करोड़ों का बजट डिसाइड नहीं होता है सरकार में बैठे नेताओं की जेब से। ये डिसाइड होता है आम जन की मेहनत से कमाए हुए पैसों से, कटे हुए टैक्स से। नीति आयोग की ऑफिशियल रिपोर्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल अक्टूबर 2021 से लिए गए इस फैक्ट को जरा ध्यान से देखो। 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन यानी लगभग 40 करोड़ लोग किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के कवरेज में ही नहीं आते। यानी वेल्थ के अंदर बॉटम 50% में जो लोग आते हैं उनका कवरेज ही नहीं हुआ, उन्हें इसका फायदा ही नहीं मिला। नीति आयोग के इस 50% वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसे मैं आगे जाके डिस्कस करने वाला हूँ। वहीं पर दूसरा फैक्टर आता है क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। अब एक अच्छी एजुकेशन का सवाल तो बहुत दूर की बात है। 2014 से 2024 तक बीजेपी के पूरे रूल के दौरान पूरे देश में 90,000 गवर्नमेंट स्कूलें बंद कर दी, जिनमें से सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर 10,000 से ज्यादा स्कूलें बंद हुई है। मतलब जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी एजुकेशन की। लेकिन जब सरकार से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि ये तो रेशनलाइजेशन है, यानी बच्चों की संख्या स्कूलों में इतनी कम होने लग गई थी कि हमने इनको मर्ज कर दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों कि आज बच्चों को स्कूल जाने के लिए 10 से 12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। और जब स्कूलें इतनी दूर होने लगे तो ड्रॉप आउट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है।
ऊपर से फेक यूनिवर्सिटी का जंगल अलग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हिसाब से 22 अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज आज भी चल रही है इंडिया में। डिग्री तो मिलती है लेकिन वैलिड नहीं होती। एग्जांपल ले लेते हैं विनोद तावड़े, जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं और महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर तक रह चुके हैं। उनका डिग्री केस एक रियलिटी चेक है सिस्टम के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने एफिडेविट में ये अटैच किया हुआ था कि उन्होंने बीई यानी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई थी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है और ये डिग्री भी वैलिड नहीं है। तब जाकर तावड़े ने खुद माना कि ये कोर्स रेगुलर यूनिवर्सिटी डिग्री का नहीं था। अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस इन नंबरों में जब बंद होने लगे तो डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का और उनकी दुकानों का खुलना तो तय है। इतिहास हमेशा से सच बताता आया है और अगर ये हमारी बुक्स में से हटने लगा तो बचता है प्रोपेगेंडा। 2023 में एनसीईआरटी ने स्कूल बुक्स से अब्यूज ऑफ पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी को रिमूव कर दिया। प्रेस और सेंसरशिप मीडिया को भी रिमूव कर दिया। गुजरात राइट्स, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, इन्हें कुछ हद तक हटा दिया गया या फिर इन्हें ट्रिम कर दिया गया। लेकिन राइज ऑफ बीजेपी आरएसएस को इतना सॉफ्ट कर दिया कि सुनने में हर किसी को अच्छा लगे। ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता था मिसयूज ऑफ गवर्नेंस का, जिससे बच्चे आराम से कंपैरिजन करके समझ सकते थे। लेकिन सरकार और सत्ता की इन कमियों को छुपाने से वो सही तो अभी भी नहीं हो जाएंगे इस पॉलिटिकल व्हाइट वॉशिंग से। और अगर फिर भी रोते धोते ऐसी स्कूलिंग से बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने पर उन्हें देखने को मिलते हैं बड़े पैमाने पर स्कैम्स, एसएससी स्कैम्स। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है मेरी, जानना हो तो जाकर देख लीजिए। और ऐसे ही सेम नीट स्कैम। देश के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ऐसे लूप होल्स ना हो, क्योंकि इन सब पर सरकार की लायबिलिटी तो जीरो हो जाती है, वो तो हाथ खड़े कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उल्लंघन होता है तीसरे फैक्टर का, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड फ्रीडम, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम टू प्रोटेस्ट की। एसएससी स्कैम के बाद जब 2025 में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो उनके साथ टीचर्स ने भी उनका साथ दिया, उनका सपोर्ट किया। लेकिन क्रिमिनल्स की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है, उन्हें घसीटते हुए थानों के अंदर ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया, धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है एक बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और जिम्मेदारी के नाम पर एक दूसरे पर इल्जाम लगा के छोटे मोटे ऑफिसर से भूल हो गई कहलवा देना या कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देना। वहीं पर हाल फिलहाल में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें 1974 से 2025 तक के सभी मेजर प्रोटेस्ट को स्टडी करने को कहा। बेसिकली इनमें पढ़ा जाएगा कि प्रोटेस्ट होने के रीजंस, उनकी रूट फंडिंग, उनके लीडर्स और उनका कंक्लूजन आज तक क्या निकला था। ऑब्जेक्टिव है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर बनाना, जिसके अंदर फ्यूचर में होने वाले प्रोटेस्ट जो इनके हित में ना हो, इनके समझ में ना हो, उन्हें शुरू होने से पहले ही रोक देना। जो कि कुछ हद कुछ मायनों तक सही भी है, क्योंकि नहीं कह सकते कौन से प्रोटेस्ट के पीछे टेररिस्ट फंडिंग है। लेकिन वही दूसरी ओर ज्यादा सर्वेलियंस और रेस्ट्रिक्शंस के चलते हमारे हक और ज्यादा कमजोर तो नहीं हो जाएंगे। अब चाहे 1974 का जेपी मूवमेंट याद कर लो या 1979 आसाम आंदोलन, जिन प्रोटेस्ट के होने से इलीगल इमिग्रेशन पर अकॉर्ड साइन हुआ और बहुत बड़ी हिंसा रुकी। वहीं पर 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन, जिसके बाद लोकपाल कानून बनाया गया, और 2012 में निर्भया प्रोटेस्ट, जिसके बाद वुमेन सेफ्टी पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ, और अभी लॉकडाउन के अंदर 2011 का किसान आंदोलन। ये ऐसे कुछ प्रोटेस्ट थे जिनके बाद बड़े बदलाव देखने को मिले थे और साथ में ये यकीन होता था कि गवर्नमेंट आज भी पब्लिक के हिसाब से चल रही है। लेकिन देखो अब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं इस ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के बाद। अगली बात करते हैं राइट टू वोट के बारे में। एक एग्जांपल के तौर पर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, जिसमें 20 आउट ऑफ 35 वोट्स की पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही थी इस अलायंस की। लेकिन दिखा कुछ ऐसा जिसने इलेक्शन कमीशन के छोटे स्टेज तक के पर्दे फाश कर दिए। दरअसल वहाँ के एक ऑफिसर ने 8 वोट्स को इनवैलिड करके रिजेक्ट कर दिया, जो गलती से ही कैद हो जाता है एक सीसीटीवी फुटेज में। नाम है अनिल मसीह, जो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी रह चुका है। सवाल ये है कि भाजपा का पदाधिकारी कैसे एक निष्पक्ष चुनाव करा सकता है, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स में तो बीजेपी को विनर तक बना दिया था, लेकिन इसी सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. वरना क्या पता उन 4 दीवारी में क्या गुल खिलते होंगे जिसकी कल्पना आप और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने भी ये माना कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है पिछले 11 साल के इलेक्शन कमीशन के इतने इंसिडेंट्स को देखने के बाद। ये तो सिर्फ नाम का ही रह जाने वाला है अगले कुछ सालों में। न्यूज रिपोर्टिंग तो इनके गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट टेंडर से बंदी ही हुई थी, लेकिन साथ ही में इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से प्राप्त की 161वीं रैंक। एक आजाद मीडिया देश का वो मिरर है जो एक बार टूट जाए तो देश अपना चेहरा भूल जाता है,
लेकिन अब इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। 2010 में जब आईटी एक्ट सेक्शन 69A बना था, उसका मकसद था नेशनल सिक्योरिटी और फेक न्यूज से बचाव। लेकिन तब से आज तक एक प्रोसेस फॉलो हुआ करता था कि कंटेंट हटाने के लिए पहले एक नोटिस जारी किया करता था और जुडिशरी का इसमें पूरा रोल था। लेकिन अब 15 नवंबर 2025 से एक नए अमेंडमेंट के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ 36 घंटे के अंदर कंटेंट डिलीट करना होगा। सुनने में तो एक टेक्निकल सेफ्टी मेजर जैसा फील कराता है, लेकिन पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है सेंसरशिप का, क्योंकि अब मिस इन्फॉर्मेशन और क्रिटिसिज्म के बीच का फर्क खुद सरकार तय करेगी। किसी ने करप्शन अगर एक्सपोज कर दिया हो या फिर बैड गवर्नेंस के ऊपर कुछ सवाल उठा दिए हो तो उसका कंटेंट हटाया भी जा सकता है पब्लिक थ्रेट बोलकर। देखते हैं सरकार इस पर क्या लिमिट सेट करती है, क्योंकि ये फैसले अब कोर्ट्स नहीं लिया करेंगे, ना कोई इंडिपेंडेंट कमिटी। और वैसे भी कोर्ट्स के पास इतना समय कहाँ है, क्योंकि जब बात आ जाए एक कॉर्पोरेट जायंट की इमेज बचाने को तो कोर्ट्स की एफिशिएंसी देखने को मिलती है। रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ कोई डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश नहीं करेंगे। विद इन अ वीक सिस्टम काम करता दिखा, लेकिन तब ये सिस्टम कोमा में चला जाता है जब बात एक रेप केस या फिर किसी हीनियस क्राइम की आती है। तब कोई ऑर्डर, तब कोई अर्जेंसी नहीं दिखती इन लोगों को, जब तक आम जन कैंडल लाइट से लेकर सड़कों पर ना उतर आए। याद करो निर्भया केस, जब देश गुस्सा हुआ था तब आधी रात के अंधेरों में सुप्रीम कोर्ट खुली थी, वरना जस्टिस तब तक सोया रहता है जब तक न्यूज प्राइम टाइम तक नहीं पहुंचती। 2018 का कथुआ मर्डर केस, 8 साल की कश्मीरी बच्ची को 3 दरिंदों ने नोच डाला। एक बार को तो लगा कि इससे घिनौना और क्या हो सकता है, अब बदलाव आएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आया 2019 का हैदराबाद केस, फिर 2020 में हाथरस केस, 2024 आरजी कार मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस। ये सभी के सभी केसेस तो वो हैं जो नेशनल इशू बन गए थे, यानी सरकार और प्रशासन की मजबूरी सी हो गई थी इन्हें जस्टिस दिलाना। 31982 ये स्क्रीन पर दिए गए वो नंबर्स हैं जो आज तक एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और पेंडिंग भी पड़े हैं। धूल खा रही ये फाइल्स आज भी थानों में, कोर्टों के चक्कर लग रहे हैं विक्टिम्स के। इंसाफ का तो पता नहीं, लेकिन मिलती जरूर है ट्रायल की अगली तारीख। वैसे तो कई नामी नेता बदनाम है केसेस के अंदर, लेकिन एक नाम जो आप सभी ने सुना होगा, बृजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ फीमेल रेसलर्स ने खुद आवाज उठाई थी। सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोक्सो के अंडर केस चला, लेकिन सिस्टम ने उन्हें रिलीफ दे दिया से, और बाकी के विक्टिम्स को बस डेट्स और ट्रायल्स का इंतजार। ये नाटक कर रहा हूँ अभिनय है। अब चलिए जो कुछ भी है, ये नाटक है, इसकी भी जरूरत है। प्रज्वल रवन्ना जनता दल सेक्युलर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और एचडी देवागौड़ा एक वक्त के कर्नाटका चीफ मिनिस्टर का पोता। केस का इंसिडेंट एक 47-48 साल की डोमेस्टिक वर्कर के खिलाफ था, जिसे अपने फार्म हाउस और बसवन्नागुड़ी रेजिडेंस में बार बार असॉल्ट किया गया। यह अपराधों के ताबूत में आखिरी कील नहीं थी, होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम हमारे गिरने की गहराई को और नापते चले जा रहे हैं। आयरनी यही है, जीएसटी लॉन्च के लिए पार्लियामेंट मिडनाइट में बैठ सकता है, लेकिन किसी रेप सर्वाइवर के लिए रात भर जागने में तकलीफ होती है। अब चलते हैं चौथे फैक्टर की तरफ, सस्टेनेबल इकोनॉमी, जिसका पहला पार्ट है जीडीपी। आजकल हर जगह पर जीडी की बात होती दिखती है। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाया जाता है हमारा देश इंडिया। 7.8% ग्रोथ भी अचीव हुई, पर इतने बड़े नंबर्स क्या सच में हमारी लाइफ इंप्रूव करते हैं? चलिए समझते हैं आसान शब्दों में। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल में एक देश के अंदर बनने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। जैसे अगर एक साल में इंडिया में एक बाइक या एक ट्रिमर खरीदे या एक स्कूल बनाते हैं देश के किसी भी कोने में, तो उन सबकी मार्केट वैल्यू मिलकर बनती है जीडीपी। अब चाहे स्कूल के उस ढांचे में टीचर हो ही ना, उससे जीडीपी का कोई लेना देना नहीं है। एक समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जीडीपी के बड़े होने से हर सिटीजन रिच नहीं हो जाता। यानी अगर कुल 5 लोग हैं जिनमें से 4 लोग 100 रुपए कमाते हैं और वहीं पर एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो इन सब में एवरेज इनकम 20,080 रुपए होगी। पर हर एक इंसान इतना थोड़ी ना कमा रहा है। आज हम $4.19 की इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन क्या इस ग्रोथ का टेस्ट हर भारतीय ने चखा है या फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों तक ये सिमट कर रह गई? हमारे जीडीपी के पर कैपिटा के हिसाब से हम 130वीं रैंक भी क्रॉस कर चुके हैं। और आयरनी देखो कि एक हॉस्पिटल का बिल लाखों में बनता है तो जीडीपी तो बढ़ती है, लेकिन एक परिवार कर्ज में चला जाता है, उससे जीडीपी को कोई लेना देना नहीं। उसे नहीं मतलब कि किसकी पॉकेट में पैसा जा रहा है। अब इस फैक्ट को ध्यान से सुनना कि टॉप 1% इंडियंस के पास देश की 40% वेल्थ है, जबकि पॉपुलेशन बॉटम 50% के पास सिर्फ 6%। यही रीजन है कि जीडीपी ग्रोथ सबको इक्वली बेनिफिट नहीं देती है। अगर आप याद करोगे तो ये पॉइंट मैंने आपको याद करने को कहा था हेल्थ वाले फैक्टर में, कि इन बॉटम वालों के पास तो स्कीम पहुंची तक नहीं थी, फिर विकास किसका हुआ? सिर्फ अमीर और अमीर होता गया और गरीब पिसता गया, क्योंकि जीडीपी के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, पॉल्यूशन और हैप्पीनेस सब इग्नोर होते हैं। यानी जीडीपी सही और गलत का फर्क ना देखकर सिर्फ खर्च को नोट करता है, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो मेजर करता है फ्रीडम और सेटिस्फेक्शन। लेकिन 2020 के किसान आंदोलन ने यह दिखाया कि सरकार और सिस्टम से वो आज भी खुश नहीं है। यूपीए के दौरान एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4% तक गई थी। एमएसपी हाइक्स और इरिगेशन इन्वेस्टमेंट ने फार्मर्स की लाइफ बदली, लेकिन एनडीए के पहले 5 साल में ही ये ग्रोथ 2 से 3% गिर गई। पीएम किसान और
क्रॉप इंश्योरेंस जैसे स्कीम्स तो आए, पर डबल इनकम बाय 2022 ड्रीम ही अधूरा रह गया। फार्म वेज ग्रोथ सिर्फ 1.3% सालाना रहा। लेकिन हाँ, 2023 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर तो गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कर्ज और डिस्ट्रेस से आज भी वही आलम है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंट सीट्स है, उन्हें फुलफिल करने के बजाय अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? ये पकोड़े बेचने को एम्प्लॉयमेंट का दावा कर रहे हैं। पकोड़े बेचना अपनी जगह है, लेकिन एक स्किल्ड इंजीनियर की अपनी जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री की ये पकोड़े बेचने वाली बात को आज एक्सेप्ट भी कर लें तो इन्होंने आम व्यापारियों के लिए किया क्या है? गैस सिलेंडर और तेल के दाम तो ऊपर चढ़ा दिए, लेकिन 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर सिर्फ 22% कर दिया, जो अंबानी और अडानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए तो बड़ा फायदेमंद रहा, लेकिन आम आदमी और छोटे MSME बिजनेस के लिए ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। उल्टा एक साल में देश को 1,45,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इंडस्ट्रियल हाउसेस के अलावा इन्फोसिस और बड़ी बड़ी कंपनी से टैक्स रिडक्शन के बाद इनके प्रॉफिट्स हर साल ग्रो होते रहे, लेकिन मजबूरियां इनकी समझ नहीं आती कि इन्होंने इतने बड़े आंकड़ों में लोगों को अनएम्प्लॉय कर दिया, अपनी कंपनियों से निकाल फेंका। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल में इतनी वैकेंसीज तो फिर भी नहीं है कि उन्हें फुलफिल कर दिया जाए तो भी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। लेकिन जरूरत क्या पड़ रही है ऐसे खोखले वादे करने की बजाय? ये लोग ये साफ आंकड़े क्यों नहीं दिखाते? यूपीए एरा में 100 मिलियन से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए। महात्मा गांधी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट और रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स ने रूरल इंडिया को उठाया, लेकिन 2014 के बाद पॉवर्टी लाइन गिरती रही और आज तक गिर रही है। 2022 में एक्सट्रीम पॉवर्टी सिर्फ 2.3% से रह गई। अब बढ़ते हैं अगले फैक्टर की ओर, एनवायरमेंटल बैलेंस, पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एयर एंड वाटर। अडानी के प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने के लिए सैकड़ों पेड़ काटे जाते हैं, पूरा का पूरा फॉरेस्ट साफ कर दिया जा रहा है। लगभग 3500 एकड़ जंगली जमीन और फॉरेस्ट लैंड अडानी ग्रुप के दिरोली कोल्ड माइन प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया। ट्राइबल राइट्स, पंचायत और 5th शेड्यूल क्षेत्र के नॉर्म्स को नजरअंदाज कर दिया गया। अब जीडीपी का एक जीता जाता एग्जांपल हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कि कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन से जीडीपी की तो ग्रोथ होगी, लेकिन एनवायरमेंट का क्या? वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पूरे देश की हिंदू जनता का दिल जीतने के लिए पटाखे फोड़ने को सपोर्ट तो कर दिया दिल्ली सीएम ने, लेकिन अगले दिन के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर क्लेम करती दिखी। जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ। लेकिन वास्तविकता में कोई भी फर्क नहीं है एयर क्वालिटी के अंदर 2024 की दिवाली के बाद और 2025 की दिवाली के बाद में। और आयरनी देखो, 2025 की एयर क्वालिटी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए वेपर जेट स्प्रे करे जा रहे हैं AQI और बाकी मशीन्स के 20 मीटर के दायरे के अंदर, ताकि एयर क्वालिटी बैलेंस रहे। ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए, और थोड़ी देर बाद अभी एक स्मॉग गन भी आएगी जो इस स्टेशन के ऊपर लगातार छिड़काव करेगी। पॉल्यूशन कितना है? बहुत ज़्यादा है, सांस नहीं लिया जाता। ये आपके पीछे धुआं हो रहा है, कल परसों जो पूरे में आग लगा रखी थी, यहाँ पे पूरे में धुआं हो रहा था। धुआं तो रहता ही यहाँ पे 24 घंटे, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। पानी का छिड़काव इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, अब तो ना के बराबर जो है वो भी अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर तो हो ही नहीं रहा छिड़काव। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो उसका दुश्मन है। इससे बढ़िया तो चुप रहने में फायदा है, बच्चे पालने अपने, जेल थोड़ा जाना हमें। जब से ये सरकार आई है ये इतना बहुत बुरा हाल है, आम आदमी बोल नहीं सकता कुछ भी। वहीं पर दूसरी तरफ यमुना रिवर के पानी को साफ दिखाती इनकी गोदी मीडिया। आप ये एश्योर कर सकते हैं दिल्ली में छठ मनाने वालों को कि इस पानी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी साफ है, उनकी त्वचा ठीक रहेगी, उनको कोई बीमारी नहीं होगी। 100%। क्या आप ये कह सकते हैं ये पीने लायक है पानी? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि ये पीने लायक है कि नहीं है, पर ये छठ व्रतियों की पूजा करने लायक बिल्कुल है। करेंगे कि जब देखें वैसे तो बहुत कोई बुरा नहीं है। दरअसल इन लोगों ने यमुना नदी से अलग एक छोटा सा पॉन्ड बना रखा था, जिसके अंदर अलग से साफ पानी रख रखा था। ये मेरे दोनों हाथ में यमुना का पानी है और आप इन दोनों में एक विजिबल डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ये वाला जो पानी है वो मेरे इस तरफ से है, जहाँ पे यमुना नाले में नहीं मिलती, और ये वाला पानी तब का है जब यमुना नाले में मिल जाती। अब हो ये रहा है कि ये गंदा पानी यमुना का, यहाँ से गंदा पानी शुरू होता है, दिल्ली गवर्नमेंट यमुना में और पानी ऐड कर दे रही है, यानी कि पॉल्यूशन के लेवल को घटाया नहीं जा रहा है, बल्कि उसमें और साफ पानी भर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर है, उसका जो अमाउंट है वह उतना ही है, बस उसमें और ज्यादा साफ पानी भर दिया जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि यमुना का पानी साफ हो गया। यानी बिना किसी मेहनत के लोगों का उल्लू बनाकर उनका दिल जीत लेना, ये इनकी स्ट्रेटेजी है। अब चलते हैं 6th फैक्टर की तरफ, गुड गवर्नेंस एंड लॉ, जिसके अंडर आता है पहला, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। अब करप्शन के ऊपर तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है, जिसमें 2014 के लोकसभा से पहले किया हुआ वादा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी
हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। स्विस बैंक से काला धन रिकवर करना तो बहुत दूर की बात है, देश के अंदर का सिर्फ 1% ब्लैक मनी रिकवर कर पाई है, जो सरकारी आंकड़े खुद बता रहे हैं। क्योंकि करप्शन के एलिगेशंस वालों को तो खुद की पार्टी ज्वाइन करवा कर सभी केसेस या तो खत्म करवा दिए गए या फिर ट्रायल स्लो करवा दिया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। वैसे तो आप लोगों से कुछ छुपा हुआ होगा नहीं, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि ईडी और सीबीआई को रूलिंग पार्टी ने अपना टूल किट बना रखा है ताकि अपोजिशंस के ऊपर रेड करके और उन्हें प्रेशराइज करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा सके। जिसके कई एग्जाम्पल्स है, जैसे अजीत पंवर, हिमांता बिस्वा, शुवेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण और भी कई सारे। अभी लेटेस्ट में मध्य प्रदेश के जाने माने बिजनेसमैन मनोज परमार, जिनके घर पर 6 करोड़ के फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट पे ईडी रेड करती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। जिसके कुछ ही दिनों बाद एक खबर आती है कि मनोज और उसकी वाइफ ने ईडी के प्रेशर के चलते सुसाइड कर लिया। क्या हुआ सर? वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। और आपको कुछ नहीं पता था? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। जी हाँ, सिर्फ फंडिंग के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इन एलिगेशंस को बीजेपी स्टेट मीडिया इंचार्ज आशीष अग्रवाल के द्वारा नकार दिया जाता है। लेकिन 5 पेज के सुसाइड नोट का क्या, जो परमार ने सुसाइड करने से पहले लिखा था, जिसमें रेड के दौरान 10 लाख नगद, गोल्ड एंड ज्वेलरी और घर के ओरिजिनल दस्तावेज ले लिए और जबरदस्ती की गई फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स देने के लिए। और साइन ना करने पर ऑफिसर धमकाता है कि एडिशनल केसेस लगा दूंगा अगर कोऑपरेट नहीं किया तो। ने नोट में लिखा कि ईडी के अफसर उसके कंधे पर जूते रखकर कहा था, यही तेरी औकात है। उन्होंने कहा कि इतनी धाराएं लगाऊंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर भी नहीं हटा पाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर एक मजबूत अपोजिशन का होना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, सोशल एंड इक्वलिटी, जिसमें आता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। कास्टिज्म के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, जाकर जरूर उसे देखिएगा, जिसके अंदर सिर्फ मैंने मॉब लीचिंग को कवर नहीं किया है, जो खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टार्ट होता है नेताओं के और लीडर्स के भड़काऊ बयानों से। वैसे तो कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो, लेकिन ज्यादा पीछे न जाकर 2025 के यूपी रायबरेली के इस इंसिडेंट्स को देखिए। एक 40 साल का मानसिक रोगी हरिओम वाल्मीकि जो अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में एक गांव से गुजरते वक्त वहां के लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। दरअसल उन दिनों गांव के अंदर ड्रोन से घर टारगेट करने वाले चोरों का माहौल था, जिसके ऊपर वाल्मीकि को पकड़ लिया जाता है और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। जिसमें से एक शख्स जब 10 मिनट की दूरी वाले थाने के अंदर कॉल करके इन्फॉर्म करता है तो 45 मिनट का रास्ता बनाकर मौके पर पहुंचती है हमारी पुलिस। कुछ सवाल जवाब के बाद नोटिस करती है कि वाल्मीकि मेंटली इल है, लेकिन अपनी ड्यूटी ऐसी निभाई कि उसी भीड़ के हवाले छोड़ गए वाल्मीकि को। जिसके बाद उसे जानवरों की तरह पीटा गया, उसे नंगा कर जमीन पर लेटा कर उसके पांव को फैलाकर लाठी और बेल्ट से उसकी जांग और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मारते हुए उसकी गर्दन पर पांव रख के ये पूछा जाता है कि तेरे बाकी के साथी कहाँ हैं? बता दे अम्मा, अम्मा। राहुल गांधी दर्द से चीखता हरिओम कहता है अम्मा, और मरने से कुछ वक्त पहले एक नाम पुकारता है राहुल गांधी, जिसके रिप्लाई में वहां की भीड़ बोलती है हम बाबा वाले आदमी हैं। बाबा। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी में बाबा कहा जाता है। वही बाबा जिसने अभी कुछ ही दिन पहले अपने राज्य के अंदर कास्ट बेस्ड रैलीज और जातियों वाले स्टिकर्स बैन करे व्हीकल्स पर। ये तो वो इंसिडेंस है जो हाईलाइट हो गया मौके पर बनाई वीडियो के वायरल होने से और अपोजिशंस के टाइम पर एक्शन लेने से, वरना सैकड़ों में मारे जाते हैं दलित। इसका पता आप 2012 के निर्भया केस के बाद बनाई जस्टिस JS वर्मा कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था पुलिस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए ताकि एक वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन सके और हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर होनी चाहिए एक लेडी ऑफिसर, स्पेशली सेक्सुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट केसेस हैंडल करने के लिए। फास्ट ट्रैक ट्रायल्स और स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट लॉज लाए जाएं, जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बनता है 2013 में। लेकिन आज एक डिकेड के बाद 10 साल से ऊपर बीते समय में पुलिस लाइन में 6% से बढ़कर हुई है सिर्फ 12%। जी हाँ, सिर्फ, बिकॉज इट इज मच बिलो द रिकमेंडेड 33%। और कोर्ट्स के अंदर फीमेल जजेस की संख्या देख लो। देश में आज हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को इस कदर बांट दिया है कि साल 2022 कनौज में किसी ने शिव मंदिर के सामने मीट फेंक दिया तो कहीं पर मुरादाबाद में गाय काटी गई। ऐसी खबरें जो कि है तो सच ही, लेकिन इन्हें सुनकर लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि इनके पीछे जरूर एक ही कम्युनिटी का हाथ रहा होगा, जिसका परिणाम होता है दंगे। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि इसके पीछे के कल्प्रिट्स हिंदू महासभा के लोग थे जो वायलेंस क्रिएट करना चाहते थे। वहीं पर मुरादाबाद के गाय हत्या के केस के अंदर 4 लोग पकड़े गए, जिनमें से एक बजरंग दल का लीडर था। दरअसल उनका प्लान था एक मुस्लिम को फंसाकर कम्युनल दंगे करवाना। लेकिन ये सब क्यों?
क्योंकि हिंदू का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं ये लोग, उन्हें विक्टिम फील करवाना चाहते हैं कि उनको एक कम्युनिटी से डर है। अब देखो मीडिया हाउसेस का कैसे यूज होता है। शारदा वालकर केस, जिसे आफ्ताब नाम के एक लड़के ने मार डाला, को पूरा लव जिहाद बना दिया गया। हर टीवी एंकर ने कम्युनल एंगल घुमाया। हालांकि था तो ये गलत ही, किसी को इस तरीके से मारना कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता, कर सकता है कोई दरिंदा। लेकिन ये सेम केस जब निकी यादव के साथ हुआ, जब साहिल गहलोत ने उसे मार दिया, उसको नेशनल इश्यू क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उससे नफरत नहीं फैलती, लव जिहाद का एंगल नहीं बनता। ये सिलेक्टिव आउटरीच ही रूलिंग पार्टी का हथियार है। अगर एक हिंदू वुमेन को एक हिंदू मर्द मार देता है तो साइलेंस, अगर एक मुस्लिम वुमेन को एक मुस्लिम मर्द मार देता है तो साइलेंस, या फिर कोई बड़ा नेता या उसके फैमिली मेंबर में से कोई ये हरकत करता है, जैसे उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का केस जिसमें बीजेपी लीडर का एक बेटा अक्यूज था, तो मीडिया ने कोई शोर कोई शराबा नहीं मचाया। लेकिन शारदा केस में हर एक टीवी एंकर ने कम्युनल एंगल घुमाया। वो तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तुम्हारी जमीन जायदाद ले लेंगे, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? लेकिन रियलिटी में डाटा कुछ और बोलता है। मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट फास्टेस्ट डिक्लाइन पर है, मगर सच सुनने से ज्यादा बेहतर हमें लगता है अपने अंदर एक डर बैठाना। अगर कोई सच्चाई की बात करे तो उसे एंटी हिंदू या फिर एंटी बीजेपी बोल के गालियां बक दो। धर्म का ये खेल सिर्फ नफरत फैलाता है ताकि वोट बटोरे जा सके, और विक्टिम बनते हैं आम जन, आप और मैं। अगर आज महिला सेफ नहीं है तो हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलाव आता है जब ऑन द स्पॉट पुलिस अवेलेबल हो, कोर्ट्स के अंदर फास्ट ट्रैक ट्रायल चलें, और इन सभी से पहले एक अच्छी और साफ सुथरी सोच का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उद्देश्य सिर्फ जस्टिस यानी इंसाफ ही है तो हमें निर्भया और आसिफा दोनों के लिए मांगना होगा। तो साथियों, 2004 से 2024 के इस पूरे सफर को जब हम देखते हैं तो देश ने नेशनल लेवल पर तो बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन इस पूरी प्रोग्रेस के पीछे सैक्रिफाइस रहा है जॉब, इक्वलिटी और फ्रीडम का। मैं खुद ये पर्सनली नहीं मानता कि अपोजिशन में बैठी कोई पार्टी नीट एंड क्लीन है, दूध की धुली हुई है, इनके कोई काली चिट्टे नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से प्रेज करता आया हूँ राहुल गांधी को, क्योंकि अपोजिशन लीडर का जो कर्तव्य होता है ये बखूबी निभाते हैं। एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर जो 7 फैक्टर्स मायने रखते हैं, जो हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस किए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन की ड्यूटी होती है उन पर खुलकर अपनी आवाज उठाना। एक पर्टिकुलर पार्टी को इतने लंबे समय के लिए पावर सौंप देना, वो भी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का, बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। क्योंकि इनको टाइम से चेंज करते रहना चाहिए ताकि ये अपनी जड़ें, अपनी रूट्स मजबूत ना कर पाए सिस्टम के अंदर, जैसे कांग्रेस ने कर रखी थी 2014 से पहले। इसलिए अपनी और अपने वोट की इज्जत करना सीखो। वोट सिर्फ उसे दो जो डिजर्विंग हो, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो औरों से बेहतर हो, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, इसमें दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा जो बाकियों से बेहतर हो, जिसे तुम खुलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो एक आम नागरिक की तरह, ना कि उसे राजा बना दो। क्योंकि कोई भी नेता, स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टर भगवान नहीं होता, वो होता है सिर्फ एक इंसान। जय हिंद।